Assalamu alaikum dosto. I hope you all are okay. I welcome you all on this channel. If you are a young entrepreneur or a potential entrepreneur, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं या फिर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और आप ये नहीं जानते कि हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, if you are the student of business studies and commerce, then you are on the राइट प्लेटफॉर्म. इस चैनल पर हम आपको सिखाएंगे हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, हाउ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यू कैन यूटिलाइज योर रिसोर्सेज. हेयर यू वुड लर्न अकाउंटिंग. अब नेक्स्ट हमारा जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन, जिसमें हमने कहा था कि ये ट्रेडिशंस हैं और कस्टम्स हैं जो कि अकाउंटेंट अडॉप्ट करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो उनमें जो हमारे पास फर्स्ट कन्वेंशन है वो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी है. सेकंड कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर है. थर्ड हमारे पास कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है और फोर्थ जो है वो कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी है. लेट्स डिस्कस वन बाय वन ईच ऑफ देम. अब जो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है कि जो अकाउंटिंग मेथड एंड पॉलिसीज रिमेन सेम फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, कि जो अकाउंटिंग मेथड हैं, पॉलिसीज हैं जो हमने अडॉप्ट की हैं किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में दूसरे पीरियड में भी सेम रहनी चाहिए. जैसा कि हम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इन्वेंटरी वैल्यूएशन है, once adopted it should be continued for indefinite period of time. यानी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से जो है, अगर हमने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हैं या इन्वेंट्री वैल्यूएशन के जो मेथड हमने अडॉप्ट किए होंगे, इट शुड बी कंटिन्यूड फॉर सम indefinite period of time. If under some circumstances we change, so it is necessary to that change should be stated clearly. कि अगर हमें किसी प्रिंसिपल को, मेथड को या हमारी पॉलिसी को अगर हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ी है तो उसको फिर हमने क्लियरली स्टेट करना है. एंड नोट्स में हमने उसको बताना है कि इसकी क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम उस मेथड को या पॉलिसी को जो हमने अडॉप्ट की हुई थी उसको चेंज कर रहे हैं. अगर आप वो नहीं करेंगे तो ये एक ऑर्डर्ड ऑब्जेक्शन होगा कि आपने ये, जब भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होंगे तो उस पर ऑर्डर्ड ऑब्जेक्शन हो जाएगा और उन्होंने कहना है कि जी ये मेथड आपने क्यों चेंज किया है. तो इट मीन्स कि आपने वहाँ पे अंडरस्टेट या ओवरस्टेट करने की कोशिश की होगी, या जो मेथड है उसको अपनी आसानी के लिए रॉन्ग डूइंग में इन्वॉल्व होने के लिए या चीज़ों को मिसलीड करने के लिए इस्तेमाल किया होगा, इसलिए वो ऑर्डर्ड ऑब्जेक्शन हो जाएगा और आपको वो मेथड चेंज करना पड़ेगा. और आप वो मेथड जो है वो चेंज नहीं कर सकते. अगर आपने चेंज करना है तो पहले उसको बताना पड़ेगा और उसकी परमिशन भी लेनी पड़ेगी आपको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से. इसी तरह कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर जो है वो हमें ये कहता है the financial statements and their notes should represent all information that is relevant and material to the users understanding of the statements. कि कुछ भी जो मटेरियल है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है वो इंफॉर्मेशन जो रेलिवेंट है और मटेरियल है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टेट किया जाना चाहिए, क्योंकि वो हेल्प करेगा यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करने में. अगर आप कोई इंफॉर्मेशन छुपाएंगे तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो इफेक्ट होंगे, उनको वो सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकेगी और वो आपने जो रेलिवेंट या मटेरियल जो इंफॉर्मेशन थी वो आपने मिसलीड की है, जिसकी वजह से कोई लॉस या कोई डैमेजेस जो है ना वो हो सकते हैं और अपना पोटेंशियल जो इन्वेस्टर है या कस्टमर्स हैं वो उससे इफ़ेक्ट होंगे. तो अल्टीमेटली आपका बिजनेस भी इफ़ेक्ट करेगा और ये आपकी मॉरल और एथिकल ड्यूटी है कि आप अपनी स्टेटमेंट्स को क्लियरली डिपिक्ट करें. यू मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट
your information which is relevant and material to the user's understanding of the statements. तो यूजर्स के लिए इंफॉर्मेशन को बिल्कुल क्रिस्टल और क्लियर रखना है आपने, ये आपकी मॉरल और एथिकल ड्यूटी है। तो ये फुल कन्वेंशन जो है हमें ये बताता है कि इसको क्लियर होना चाहिए। अगला जो कन्वेंशन है वो हमारा कंजर्वेटिज्म से है। अब वो कंजर्वेटिज्म जो है हमें ये कहता है कि लॉसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एक्सपेक्टेड टू अकर एंड गेन्स आर ओनली रिकॉग्नाइज्ड वंस दे आर सर्टेन टू हैपन, दैट इज दे हैव अर्नड। कि लॉसेस जो हैं वो हम अगर एक्सपेक्टेड टू अकर हैं तो उनको मेंशन कर देंगे, उनको रिकॉर्ड करना है। लेकिन गेन्स को हम सिर्फ उस वक्त ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे जब वो सर्टेन हो है कि वो हो चुके हुए हैं। अगर गेन अभी आपको नहीं हुआ लेकिन आप उसको सिर्फ एस्टिमेट कर रहे हैं कि इतना और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गेन इतना हो सकता है, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगर लॉस आपको कहीं से एक्सपेक्टेड है और वो अकर होने के चांसेस हैं उसके या हो चुका हुआ, तो उसको हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कर देना है। और इसको हम इसलिए करेंगे कि एसेट्स और रेवेन्यू आर नॉट ओवरस्टेटेड, ताकि एसेट्स और रेवेन्यू को ओवरस्टेट होने से बचाया जा सके। और इसी तरह से लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस आर नॉट अंडरस्टेटेड। तो कंजर्वेटिज्म जो प्रिंसिपल है वो हमें ये कहता है कि हमने लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस को भी अंडर स्टेटेड होने से बचाना है। तो इसलिए ये हमारे पास बड़ा इम्पोर्टेंट है। कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट जो है हमें हेल्प करता है कि हमने अपने एसेट्स और रेवेन्यू को ना तो ओवरस्टेट करना है और ना ही अपनी लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट करना है। तो ये हमारे पास बड़ा इम्पोर्टेंट है इसके हवाले से। और इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल भी जो है ना वो शो करने की कोशिश की है। जैसा कि हमारा कहता है कि बिजनेस ओन इन्वेंट्री दैट हैज बॉट फॉर $12,000। इन्वेंट्री थी $12,000 की, इट हैज गॉन डाउन इन वैल्यू एंड इज नाउ वर्थ जस्ट 800। तो इन्वेंट्री के जो है ना बैलेंस शीट में जब उसे परचेज किया गया तो $12,000 की थी, $12,000 की थी। लेकिन जब हमने उसे दोबारा से उसे वैल्यू किया, ठीक है, उसकी वैल्यू में कमी आई है, तो फिर वो $8,000 की है। तो अब जो एक्सपेंसेस जो है वो स्टॉक जो है ना वो राइट डाउन करेंगे, हम इनकम स्टेटमेंट में शो करेंगे कि स्टॉक की वैल्यू में कमी आई है, तो स्टॉक राइट डाउन बाय 4,000। तो ये हम एज अ एक्सपेंस जो है ना वो यहाँ पे शो कर देंगे। तो इस लॉस को हमने मटीरियलाइज कर दिया। इसी तरह से जब हम गेन जो था, अब लेट्स सपोज हमने एक बिल्डिंग जो है ना परचेज की थी, उसकी ओरिजिनल परचेज प्राइस जो थी वो या ओरिजिनल कॉस्ट जो थी वो $5 लाख है। बट ग्रोथ इन द प्रॉपर्टी मार्केट मींस द बिल्डिंग इज नाउ वैल्यूड एट 6 लाख इफ वर टू बी सोल्ड। तो अब हमने बिल्डिंग को 6 लैक्स जो है ना वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे नहीं लिखेंगे, बल्कि हमने उसको 5 लाख पे, क्योंकि अभी तक हमने उसको सेल आउट नहीं किया। अगर हम सेल आउट कर देंगे और हम इसको रियलाइज कर देंगे, कैश हम रिसीव कर लेंगे गेन को, तो फिर हम यहाँ पे अपनी बिल्डिंग की जो है ना वैल्यू लिख सकते हैं। बेशक उसकी प्राइस अभी मार्केट में जो है ना वो बढ़ चुकी हुई है, अप्रिशिएट हो गई है बिल्डिंग, एप्रिसिएशन की वजह से मार्केट प्रॉपर्टी जो है वहाँ पे ग्रोथ है प्रॉपर्टी की मार्केट में। तो जिसकी वजह से जो आपकी 5 लाख की बिल्डिंग थी $5 लाख की, वो अब $6 लाख की हो गई है। तो इट डज नॉट मीन कि आपने वहाँ पे अपनी बिल्डिंग की प्राइस को जो है ना वो बढ़ा, क्योंकि हमारा एक प्रिंसिपल भी है जो कॉस्ट प्रिंसिपल है, जो हमें ये कहता है कि हमने ओरिजिनल परचेज प्राइस पे ही उनकी कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है, ना कि हम उन्हें ओवर स्टेटेड वैल्यू पे जो है ना वो रिकॉर्ड करेंगे। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स।
जिसमें हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें हमने बताया कि कुछ जो है ना वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं और कुछ जो है वो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस हमने कहा कि वो कस्टम एंड ट्रेडिशंस हैं जो कि अकाउंटेंट नॉर्मली अडॉप्ट करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बेसिक्स हैं, साइंस है जिसके बगैर अकाउंटिंग जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो these are the fundamental principles which we need to follow in true letter and spirit. If we avoid any of the principle, then we are under audit objection. तो हम किसी भी प्रिंसिपल को जब अडॉप्ट नहीं करेंगे, वायोलेट करेंगे, तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होंगी वो प्रूडेंट नहीं होंगी, वैलिड नहीं होंगी और अल्टीमेटली ऑर्डर्ड ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं। और इंफॉर्मेशन जो है जो हम स्टेटमेंट्स में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वो हमारी ट्रू असेसमेंट नहीं होगी, ट्रू हमारी परफॉर्मेंस को शो नहीं कर रही होगी और हमारे बिजनेस की ट्रू वर्थ को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होगी। तो इसलिए इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हमें ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में यूज करना है। थैंक यू।